हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के रवाकरण को समझाएंगे। बहुतों स्टूडेंट का ये मानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोग को बहुत ही इजी तरीका से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने आप लोगों के लिए ये खास तौर पर 10th के स्टूडेंट के लिए है। ऐसे 12th का स्टूडेंट भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उसको बहुत सारे नॉलेज प्राप्त हो सकते हैं और उसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये फायदेमंद है। इसमें बहुत ही इजी टाइप से हमने उसको डील किया है। देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इंग्लिश में भी उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है और उसको यहाँ कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ जल है, तो हम लोग इसको कहते हैं CaSO4 हॉल 2 H2O, CaSO4 हॉल 2 H2O। और इसको कहते हैं उसी को दूसरा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है और ये दोनों सेम ही है। यहां दो नीचे है, इधर जाके गुना होकर इधर दो नीचे आ गया था, तो इसमें भी हम लोग कहेंगे CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, हेमीहाइड्रेट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि ये तैयार कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। हम लोग इस चीज पर गौर करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, इसका उपयोग क्या है। मेन प्रॉब्लम, हम लोग कोई भी टॉपिक को जानते हैं तो टॉपिक के बारे में यह चीज जानना जरूरी है, आखिर हम उसका इस्तेमाल करते कहां हैं, है ना। तो देखिए, हम लोग यहाँ नाम याद करना जरूरी है। यहाँ नाम देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट। देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार करते हैं। देखिए, बनाने की विधि में हम लोग देखे हैं। देखिए, जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्णतः निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। यानी जब वो निर्जलीय हो जाता है, उसका जल खो देता है, समाप्त हो जाता है, तो वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यानी हमने इसको डील करके लिखा है कैल्शियम सल्फेट, यानी ये जिप्सम है, जिप्सम को हीट किया यानी गर्म किए, तो ये सल्फेट कैल्शियम सल्फेट अलग हो गया, जल को अलग कर दिया गया, है ना। आसानी से ये चीज ग्रहण कर सकते हैं हम लोग कि ये पहला क्या किए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किए, इसमें जल मिला हुआ था, है ना, जल मिला हुआ था। तो जल को गर्म करने पर, ऐसे भी कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो जल तो वाष्प होकर उड़ जाता है, तो उसी प्रकार इसमें भी जब गर्म किया गया तो ये अलग हो गया। लेकिन हमको क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला? नहीं मिला। तो हमने फिर से देखे, वहां एक अणु लिए थे, कैल्शियम सल्फेट का एक अणु लिए थे, जिप्सम का एक अणु लिए थे, लेकिन वही जिप्सम को जब 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, तीव्रता से सावधानी पूर्वक अगर गर्म कर दिया हम 120 डिग्री ताप पर, तो वो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। याद रहेगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनेगा? जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो हमने इसे यहां लिखा है जिप्सम के दो अणु को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर, 120 डिग्री ताप में गर्म करने पर क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। याद रहेगा बच्चों, बिल्कुल याद रखना जरूरी है आप लोग के एग्जाम के लिए। देखिए, अब इसमें नोट्स में हम लोग ये चीज लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं? इसका भी कारण है कि आखिर जिप्सम आया कहां से। तो जिप्सम भी यहां बताया गया सिंपल वर्ड में। अगर हम लोग जाने कहां से आया, वो तो बहुत लंबा हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी इसमें देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम में परिणत हो जाता है। यानी
प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मेरे पास है तो हम उसमें जल मिलाएंगे, वो क्या बनेगा, जिप्सम तैयार होगा। वही जिप्सम को जब 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर जल मिलाएंगे तो वो जिप्सम बनेगा। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मजबूती के लिए मूर्ति बनाने में किया जाता है। मूर्ति बनाने में उसके ऊपर उसका लेप से नीपा जाता है ना, उसका प्लास्टर किया जाता है। यानी उसको प्लास्टर करने के लिए, यानी मूर्ति को बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, चिकित्सा में किया जाता है। कहाँ? चिकित्सा में हड्डी जोड़ने में। हड्डी टूट जाता है किसी का एक्सीडेंट में, तो वो हड्डी जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके पट्टी किया जाता है, यानी प्लास्टर किया जाता है। पैर में हो, हाथ में हो, बॉडी में हो, तो वो प्लास्टर करने में, यानी हड्डी में, यही जानेंगे हम लोग, हड्डी जोड़ने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका उपयोग हम लोग लिखे हैं कि मूर्ति बनाने में, दूसरा हड्डी जोड़ने में, है ना। कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल। देखिए तो हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कैसे होता है। जब प्लास्टर ऑफ जिप्सम में 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में। ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि इससे मिलता जुलता दूसरा टॉपिक है रवाकरण के जल। रवाकरण के जल क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें जल मिला हुआ है, अगर किसी पदार्थ में नमक की मात्रा अधिक होती है तो हम लोग कहते हैं ये नमकीन है ना, नमकीन है। किसी में, दूसरे पदार्थ में अगर कोई खट्टा अधिक है तो कहेगा ये इसमें खट्टापन है ना। तो उसी तरह हम लोग ये भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ में अगर जल की मात्रा अधिक है तो कहेंगे ये जलयोजित है ना, जलयोजित है। तो उसी को, वही जलयोजित, जिसको कहते हैं जलयोजित, यानी जिसमें जल मिला हुआ है, उसी को कहेंगे रवाकरण के जल। देखिए, किसी पदार्थ में उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित जल की कुल मात्रा को रवाकरण के जल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी पदार्थ में उपस्थित जल की कुल मात्रा को रवाकरण के जल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये जानेंगे कि रवाकरण में उपस्थित, रवाकरण में यानी रवाकरण के अंदर विद्यमान जल को, रवाकरण यानी जो रवा बना हुआ है, उस रवा में जो जल है, यानी आटे को हम घोल दिए, तो घोलने के बाद आटा और पानी को घोलेंगे तो घोल जो बन गया उसमें पानी भी तो है, तो पानी की जो मात्रा हुआ उस मात्रा को उस आटे का क्या कहेंगे? उस रवा का, यानी वो आटे का रवे का जल कहेंगे। यानी उसको कहेंगे रवाकरण के जल को गर्म करने पर। यहां देखिए, यहां जैसे लिखे थे कि रवाकरण के अंदर विद्यमान जल को रवाकरण के जल कहते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, उसका उसी को एग्जांपल में दर्शाए हैं कि रवाकरण के जल को गर्म करने पर जल खो देता है। यानी वो क्या करता है, यानी कोई भी आटे और पानी को अगर गर्म करेंगे, उस घोल को अगर गर्म करने लगे तो क्या होगा? पानी वाष्पित हो जाएगा। तो वाष्पित हो गया तो वो क्या लास्ट में बचेगा? वो सूखा बचेगा। इसका मतलब वही अनर्ध बचेगा। यानी रवाकरण के जल को गर्म करने पर जल खोकर अनर्ध लवणों में परिणत हो जाता है। अनर्ध लवणों में परिणत हो जाता है। यानी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे तूतिया, कॉपर सल्फेट को हम लोग तूतिया कहते हैं। तूतिया का नीला अवक्षेप यानी नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन को जब गर्म किए तो इसमें देखिए CuSO4
5H2O है ना, CuSO4 5H2O है। इसको जब गर्म किए तो ये अनर्ध होकर कॉपर सल्फेट का उजला अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो यहां क्या हुआ, सिर्फ कॉपर सल्फेट रहा, बाकी कॉपर सल्फेट रहा और उसमें जल अलग हो गया, है ना। जल जो है, जल का 5 अणु जो था वो अलग हो जाता है, किससे, कॉपर सल्फेट से। यहां कॉपर सल्फेट के साथ मिला हुआ है, ये उजला अवक्षेप था, यहां जाके ये नीला अवक्षेप था, यहां जाके उजला अवक्षेप प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जांपल में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं धोने का सोडा में धोने में जो कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, धोने का सोडा। उस धोने का सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु जल है, उसमें 10 अणु जल मिला हुआ है उस धोने का सोडा में। उसको भी गर्म करेंगे, पानी जब मिला हुआ है उसमें जल मिला हुआ है तो उसको गर्म करेंगे तो पानी वाष्पित हो जाएगा, यानी वही जल खोकर अनर्ध सोडियम कार्बोनेट। और ये देखो जल अलग हो गया, है ना, बिल्कुल यहां जल अलग हो जाता है दोनों में, है ना। तो ये अलग हो गया, इसका मतलब जो बना वो सिर्फ बचा क्या, जल खोकर अनर्ध लवण में बच गया, यानी सूखा अवक्षेप बच गया। देखिए तीसरा दिए हैं हम, ये जिप्सम। देखिए जिप्सम है, ये भी जिप्सम है, ये भी जिप्सम है, लेकिन यहां जिप्सम के एक अणु है ना, यहां जिप्सम के एक अणु है, यहां जिप्सम के 2 अणु है। जिप्सम के एक अणु को जब गर्म करते हैं तो जिप्सम से ये कैल्शियम सल्फेट से क्या हुआ, जल अलग हो गया, यानी ये भी एक रवा है, इस रवा से ये अलग हो गया, जल अलग हो जाता है। उसी में दूसरा, उसी कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, यानी कहे तो जिप्सम के 2 अणु को जब 120 डिग्री ताप पर गर्म किए, यानी जिप्सम के 2 अणु को जब 120 डिग्री ताप पर गर्म किए तो वो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। उसमें भी देखिए जल अलग हुआ है ना, उसमें भी जल अलग हुआ है। इसलिए हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि इसमें हम लोग ये जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किए। तो देखिए ये दोनों टॉपिक मिलता जुलता है, यानी ये दोनों एग्जाम्पल इसी से लिया गया है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जल के रवाकरण के जल दोनों एक ही सेम है, इसीलिए हमने ये दोनों को एक साथ कवर किया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें ज्वाइन हो सके और मेरे चैनल में आके कुछ सीख सके। मेरा उद्देश्य है बच्चे कुछ हमसे सीखे या हम उनसे सीखे, है ना। तो बच्चे आपस में हम लोग अगर डिस्कशन करें तो बहुत ही अच्छा से किसी भी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, है ना। बिल्कुल आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कल।